जब इतनी बातें करता है यह समाज पढ़ने लिखने की, पढ़ाने लिखाने की, तो एक अनपढ़ नेता क्यों चुन लिया जाता है? आज गांव के अंदर सरपंच अगर कोई नए चुनाव में जीत के आता है कोई बंदा, मैं कहता हूँ बजट आता होगा 5 से 10 करोड़ का। विकास होता है क्या गांव में? ये विकास कागज पे दिखता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता। किसी ने रैप किया, किसी ने किसी को मर्डर किया, किसी ने चोरी करी, वो 1 महीने के लिए जेल जाके आया और पूरे गांव वाले स्टोरी लगाते हैं छोरे की, ये देख मेरा भाई जेल चला गया, बकायदा 3 पुलिस वाले साथ में लेके जा रहे हैं। जब तुम्हारा भाई जेल से छूट के आता है तो सारे गांव के लौंडे स्टोरी लगाते हैं कि हमारा भाई जेल से आ गया। मिलियन में व्यूज। शहर में पढ़ने वाले बच्चे उनकी स्टोरी लगा रहे हैं खटोला जेल के भीतर। 2017-21 ये जो पेपर लीक के मामले हुए, उनमें जो अपराधी पकड़े गए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो जनता का तो छोड़ो, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो कैपेबल हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, कहीं ना कहीं वो तो सरकार से ही चाहेंगे ना कि हमारे साथ सही चीजें हो, हमारे साथ न्याय हो। आरपीसी का खुद पूर्व सदस्य पेपर बेच रहा है। 10 दिन एग्जाम देने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो चुका है। सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी, सदमा नहीं लगा उन्हें? अगर ये सरकार चाहे तो सिंगल पेपर लीक नहीं होगा। जब तुम ये सोच के देखो कि जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जा रहा था तब पूरे राजस्थान के अंदर माहौल था कि पर्ची में नाम किसका है। गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री की पर्ची में से नाम लीक नहीं होने दिया, यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। मैंने कई ऐसे लड़के देखे हैं जो जिनका माता का पिता का कॉल आते थे, वो एक बार साइलेंट करके दूर रखते थे। क्या है कि आता है, हमेशा आता है। नौकरी समाज के विकास को रोकती है। एक तो वो बच्चा है जिसने आज तक उस लड़की को नहीं देखा जिससे उसकी शादी होने वाली है। क्या वो लड़का और वो लड़की एकदम से कंफर्टेबल लाइफ जीलेंगे अपनी शादी के बाद में? और एक वो लड़का जो 10 साल से किसी अपनी प्रेमिका को जानता है, उसने उसकी प्रेमिका ने संघर्ष में उसका साथ दिया है, उस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के संघर्ष में साथ दिया है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो शादी के बाद में वो बहुत अच्छे से रह पाएंगे ना। उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी ना, तलाक के केसेस कम होंगे ना, तो प्रेम विवाह तो अच्छा है ना। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। स्वागत है आपका माइंडकास्ट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी और आज हमारे साथ हैं अभिषेक सर। आज हम उनसे जानेंगे नीट जैसे मुद्दों के, पेपर लीक जैसे मुद्दों के, समाज में नवाचार को लेके। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार अभिषेक जी। राम राम और खम्मा गणी। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, और आप घणो घणो धन्यवाद कि थे पॉडकास्ट के लिए बुलाए, और आपको भी इस नए सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने इतना कुछ बोला मेरे बारे में, अरे और चैनल के बारे में। नहीं, आप काबिल है आप इस चीज के। अपन आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो अब अभी समाज में उभर रही है, बहुत ज्यादा जो परेशानियां देती हैं स्टूडेंट। जी जी जी। अपन ये भी देखते हैं कि अपने समाज में कहीं ना कहीं उनका ओहदा ऊपर रहता है जो पढ़ाई करके कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पकड़ लेते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है गांव के अक्सर। आप कभी देखा करो जैसे कि एक तो 4th ग्रेड पास करने वाला व्यक्ति है और एक गांव के अंदर वो व्यक्ति है जिसने आईएएस के 2 इंटरव्यू दे रखे हैं और दोनों पास में खड़े हैं। तो गांव के लोग आईएएस के इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे, वो 4th ग्रेड की एग्जाम पास करने वाले व्यक्ति को महत्व देंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे कि आज मैं हूं, दैट सपोज मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे पूरे खानदान के अंदर आज तक कोई नौकर नहीं है। अब गांव के अंदर एक नौकरी 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 का कीड़ा होता है, माहौल होता है, तो वो घर वालों की भी गलती नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी समाज के विकास को रोकती है, ना कि बढ़ाती है। समाज के विकास को इसलिए रोकती है, तुम आज अमेरिका देख लो, रूस देख लो, जापान देख लो, चाइना देख लो, नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे, वो बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास में अगर टैक्स भी आ रहा है, गवर्नमेंट के पास में 50% पैसा भी आ रहा है, वो नौकरी से नहीं आ रहा, वो बिजनेस से आ रहा है। जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो टैक्स देते हैं ज्यादा, तो जो असली इनकम सोर्स होता है वो बिजनेस होता है। लेकिन लोगों को समझने में, समाज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपन ये भी देखते हैं समाज में कि मैं जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो पहले मुझे यही बोलेंगे कि तू सरकारी जॉब लग, नौकरी कर, शादी तभी होगी तेरी। अच्छी शादी करनी है तो तुझे सरकारी नौकरी लगना पड़ेगा। अच्छी लड़की चाहिए तो सरकारी नौकरी, समाज में इज्जत चाहिए तो सरकारी नौकरी। आपको एक वो हो जाता है ना कि एक ओहदा संभाल के रखना, फिर भी आपको सरकारी नौकरी चाहिए। पर कहीं ना कहीं अपन बिजनेस करते हैं या कुछ और सेक्टर चुनते हैं तो वहां पैसा और भी ज्यादा है, पर इज्जत कम क्यों? ये एक वही हो गई ना कि परंपरा चलती आ रही है।
सभ्यता और संस्कृति दो है भाई। सभ्यता समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति समय के साथ स्थानांतरित हो जाती है। तो नौकरी की तुम एक परंपरा मान सकते हो, नौकरी की परंपरा अब तक चलती आ रही है, समाप्त नहीं हो रही। लेकिन धीरे धीरे अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब लोगों के अंदर वो एक भावना आ चुकी है कि नहीं, नौकरी सब कुछ नहीं होती। जैसा कि मैं आज मेरे फैमिली के अंदर देखूं, 5 साल पहले मेरे घर वाले ये मानते थे कि नौकरी ही सब कुछ है। तू चाहे राजस्थान पुलिस में लग, चाहे तू जेल प्रहरी में लग, चाहे तू फोर्थ ग्रेड में लग, पर लग, नौकरी ही सब कुछ है। पर अब पापा थोड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठने लगे, मेरी संगत अच्छी हो गई, अच्छे लोगों के बीच में बैठने लगे, तो अब घर वालों को लगता है कि नौकरी सब कुछ नहीं होती, अपना जीवन अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति जो काम कर रहा है ना उसमें संतुष्ट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं 50% जो परिवार है ना, वो अब भी इस जाल में उलझे हुए हैं कि मेरे बेटे को नौकरी लगना है, मेरे बेटे के 10th में 99% बनने चाहिए, मेरे बेटे के 12th के अंदर 54% बनने चाहिए। और टॉप मतलब 12th के अंदर टॉप करने के बाद बंदा जब जयपुर आता है पढ़ाई करने, तो वो नौकरी नहीं लगता, फिर उसके दिमाग में वो एक डिप्रेशन वाली भावना आती है। फिर वो सोचता है मैंने 10th और 12th के अंदर तो टॉप किया था, यहाँ मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि वहां तो वो रट के पास कर रहा है, यहाँ चीजें उल्टी हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीज होने के बाद में समाज में दिखता है कि युवाओं के मन में जो वो सोच के चलते हैं, जैसे कि मेरे मन में आइडिया था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, हाँ। कहीं ना कहीं किसी और लड़के के मन में होगा कि मैं वो बिजनेस करूंगा, फिर घर वालों का दबाव आ जाता है कि सरकारी नौकरी लगना। तो युवाओं के मन में जो विचार हैं, हकीकत में उन पे काम किया जाए तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी, ये आप मानते हो? नई दिशा क्या, मैं तो कहता हूँ उनको नए नए लोग मिलेंगे जो देश के नाम रोशन कर सकते हैं, उनको नए राजनेता मिलेंगे। जब लोगों के ऊपर से एक नौकरी का मुंह हटेगा ना, तो नौकरी का मुंह हटने के बाद में मैं कहता हूँ समाज में अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन निकलेंगे, समाज से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, समाज से अच्छे अच्छे व्यापारी निकलेंगे, और समाज से अच्छे अच्छे शिक्षक निकलेंगे। ये तब निकलेंगे, तब समाज नौकरी का मुंह हटाएगा। जब तक समाज नौकरी का मुंह लेके बैठा, तब तक 100% मैं कह सकता हूं कि तुम डेवलपमेंट की ओर बढ़ ही नहीं सकते। आज मैं कहता हूं विदेशों में खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि वहां का परिवार स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, वहां का परिवार उस चीज में समर्थन करता है जो विद्यार्थी के मन में है, जो बच्चे के मन में चल रहा है। वहां के बच्चे ये वहां के जो विदेशों के माँ बाप हैं, फॉरेन जो अपने देश हैं, वहां के माँ बाप ये बोलते हैं बच्चों को कि तू ये बता तू करना क्या चाहता है। तो उसने बोला मेरे को एक्टिंग करनी है, ठीक है तू एक्टर बन। बच्चे से पूछो तू क्या करना चाहता है, वहां सपोर्ट करते हैं ना, विदेशों के माँ बाप इस मामले में सपोर्ट करते हैं। अब भी अपने भारत देश के अंदर माँ बाप बहुत जागरूक हो चुके हैं। गांवों से अब जब शहरों की तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो शहर में रह के माँ बाप को समझ आ रहा है कि नहीं यार, बच्चों के अंदर जो एक क्वालिटी है उनके अंदर, उस चीज को सपोर्ट किया जाना चाहिए, जो उनकी स्किल है। जब इतनी बातें करता है यह समाज पढ़ने लिखने की, पढ़ाने लिखाने की, तो एक अनपढ़ नेता क्यों चुन लिया जाता है? यही तो कमी है। मैं तो कहता हूं नेता बनने के लिए भी कोई ना कोई एक एग्जाम रख दो तुम, कोई ना कोई क्वालिटी रख दो तुम। जब बात नौकरी की आती है, जब बात शादी की आती है, तो तुमको दूल्हा चाहिए नौकर। जब बात देश चलाने की आती है तो तुमको नेता चाहिए अनपढ़। तो कमी यही दिख जाती है ना साफ साफ कि भाई और कंट्रीज में, यहाँ की कंट्रीज में फर्क है। तुम और कंट्रीज के अंदर जाओगे, वहां पॉलिटिशियन वो मिलेंगे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, जो आईपीएस हैं, जो सिविल सर्विसेज के अंदर रह चुके हैं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। पर यहाँ की कमियां हैं, कमियां समय के साथ सुधरेंगी। और एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जब स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ने को निकलते हैं, ज्यादा ऐसे माइंड दिमाग में लेके चलते हैं कि मुझे नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, वो 3-4 साल लगातार तैयारी करते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होता है कि पेपर लीक हो गया, एक दिन ऐसा हो गया कि भर्ती रद्द हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पेपर लीक के अंदर मैं अगर बात बताऊं तो पेपर लीक कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी सिस्टम की गड़बड़ी है। अगर ये सरकार चाहे तो सिंगल पेपर लीक नहीं होगा। जब तुम ये सोच के देखो कि जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, तब पूरे राजस्थान के अंदर माहौल था कि पर्ची में नाम किसका है ना। प्रत्येक एमएलए सोच रहा था कि क्या पता मेरा नाम आ जाए, प्रत्येक नेता सोच रहा था क्या पता मेरा नाम आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री की पर्ची में से नाम लीक नहीं होने दिया, यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी तो सिस्टम की गड़बड़ी है ना। और जब पेपर लीक होते हैं तब वही आदमी पकड़े जाते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई नेता होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, और उनको कोई सजा भी नहीं होती। कोई सजा नहीं होती। मैं कहता हूं तुम 2014 से लेके आज तक तुम मेरे को सिंगल नेता बता दो जो पेपर लीक के मामले में पकड़े गए, बकायदा पकड़े गए पेपर लीक के मामले में नेता, लेकिन वो नेता खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं।
थोड़े दिनों बाद में बाहर आ जाते हैं। एक आम आदमी अपराध कर दे, वो जिंदगी भर उसको कारावास हो जाता है कि तू जीवन भर जेल से बाहर नहीं निकलेगा। यहां अगर कोई नेता अपराध कर दे तो मैं कहता हूं 2 दिन बाद जेल से भाई यूं छूट के आता है, 2 बटन खोल के आता है, कोई स्टोरी और लगाते हैं, स्टोरी और लगाते हैं बकायदा कि भाई बाहर आया, भाई आया, शुभकामनाएं भरा रहता है। इतना कोई समाज में अच्छा काम कर ले इतनी स्टोरी नहीं लगती जितना अपना समाज उनके बाहर आने पे और कोई अच्छा काम। यहाँ गलती नागरिकों की है। हम ऐसा नेता चुनते हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। हम ऐसे नेता चुनेंगे जो हम कहें वो काम करेंगे तो बात बनेगी ना। आज तमिलनाडु के सीएम बने विजय थालापति जी हैं। पूरे देश के अंदर माहौल है उन सीएम का, और बहुत एजुकेटेड पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। जब ऐसे लोग और युवा हैं राजस्थान के अंदर, मैं कहता हूं मेरे को देश याद नहीं आ रहा, उस देश की संसद में 50 से 80% जो नेता है ना वो सारे के सारे 50 साल से कम के हैं। और राजस्थान के अंदर तुम संसद में देख लो सारे 50 साल से ऊपर के नेता हैं। युवा को मौका ही नहीं मिल रहा, चाहे पॉलिटिशियन का खेल हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे एक्टिंग का हो, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। ये कहीं ना कहीं परंपरागत बन गया है कि पहले पापा है, फिर बेटा है, फिर उसका बेटा है। परंपरागत मौका ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई सुपरस्टार है वो अपने बेटे को बनाएगा, वो किसी नए को नहीं आने देगा। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है वो डॉक्टर अपने बेटे को सपोर्ट करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएगा। अगर कोई बड़ा नेता है तो वो अपने बेटे को सपोर्ट करके टिकट दिला के वो अपने बेटे को नेता बनाएगा। एक परंपरा बन चुकी है। जब बात आएगी ये पेपर लीक की तो मैं बात करता हूं कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने इस बार 2026 का नीट का पेपर दिया। उन्होंने रात रात भर जग के पेपर की तैयारी की। उनकी आंखें दर्द कर रही है, पर एक रात में उनका भविष्य डिसाइड किया गया कि एक रात में उनको यही सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है, तो यही और तैयारी। सर ये 22 लाख बच्चों का मामला नहीं है, ये मामला है पूरे देश का। ये उन 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स का भी मामला है। ये उन 22 लाख बच्चों के जो भाई बहन है, जो रिश्तेदार है, उनका भी मामला है। क्योंकि सिर्फ ये तुम्हें 22 लाख एक संख्या दिख रही है, बच्चे हैं। 22 लाखों के माँ बाप भी तो हैं जिन्होंने उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके उनको पढ़ाया था, उनको लिखाया था, उनको दूर अपने घर से दूर शहर में भेजा था पढ़ने के लिए। 10 दिन एग्जाम देने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो चुका है। सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी। सदमा नहीं लगा उन्हें यूं नहीं लगता कि यार मैं डिप्रेशन कर लूं, मैं मर जाऊं, ऐसे ख्याल नहीं आए होंगे उनको। एक विद्यार्थी मैं आपको बताता हूं जो 5 साल बहुत अच्छी मेहनत करता है, 9th क्लास उसने सोच रखा है मेरे को नीट देनी है, वो 9th से ही उस टारगेट पे फोकस कर रहा है। वो 12 तक, फर्स्ट ईयर तक, 5 साल तक वो मेहनत करने के बाद में ड्रॉप ले लेके मेहनत करके नीट के एग्जाम देता है। उसके बाद मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया। उससे बुरी बात यह है कि 2 महीने बाद जो पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया था वो जेल से छूट के वापिस से बेचता है पेपर, दोबारा यही काम, वापिस यही काम करने लग जाता है, वापिस यही काम करने लग जाता है। यही तो गड़बड़ी है सिस्टम की। समाज क्यों गालियां दे रहा है सरकार को? अब समाज जागरूक हो चुका है, समाज के बच्चे अब शिक्षित हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूं पेपर खरीदने की जरूरत कहां पड़ रही है किसी को। यदि कोई स्टूडेंट है वो वैल्यू रखता है, वहां खुद डॉक्टर बनने की वैल्यू रखता है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ के भी लग सकता है। सर कारण है इसके पीछे का कारण ये है कि जब कुछ दिन पहले आरएस के पेपर बिकने लगे थे, एसआई के पेपर लीक का मामला हुआ था 2021 की जो एसआई की भर्ती थी, उसमें जब मुझे ये कहा जाए कि आपको 1 लाख में मैं एसआई का पेपर दे रहा हूं और गारंटी ले रहा हूं आपको पास कराने की, और इंटरव्यू के अंदर भी मैं आपको पैसे दे रहा हूं 50 लाख और पास कराने की मैं ले रहा हूं गारंटी, तो मैं कहता हूं 50% लोग पैसे देके लगना चाहते हैं, 50% वो हैं जो मेहनत करके जाना चाहते हैं। इस देश में आधे विद्यार्थी वो हैं जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन 50% वो हैं जो शॉर्ट टर्म में बढ़ना चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पापा के पास पैसा है, खानदानी पैसा है, 50 लाख देके लग जाऊंगा, रहने देते हैं मेहनत क्या करना अपने पढ़ के। लेकिन इनमें वो मारा जाता है जो गरीब बच्चा होता है, इनमें वो मारा जाता है जो ईमानदार विद्यार्थी होता है। फिर ये सब चीजें हो गई, तो एनटीए क्या कर रहा था? मजे ले रहा था। इन्होंने बताया कि जिस गाड़ी में पेपर जा रहे थे उसमें ट्रैकर भी लगा हुआ था, ट्रैक करने में रह गए। कहीं ना कहीं बच्चे जा रहे हैं तो उनको पूरा चेक किया जा रहा है कि आप ये कपड़े नहीं पहनोगे, आप ऐसी बोतल नहीं लाओगे, आप ये हाथ में नहीं पहनोगे, तो बच्चों की पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। पेपर लीक का जब मामला हुआ था, पेपर लीक का मामला सौंपा सीबीआई को। मैं कहता हूं कि जब बच्चों की एमबीबीएस पूरी हो जाएगी ना, तब तक वो सीबीआई उस केस को पूरा नहीं करेगी। बिल्कुल, यहाँ फाइलें पड़ी रहती है, 10-10 साल हो जाती है फाइलों को। कौन सोल्व करता फाइलों को? कोई सोल्व नहीं करता, पड़ी रहती, धूल खाती। सुप्रीम कोर्ट के जज को दो तुम ये मामला पूरा का पूरा, तब माने हम। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को जज को ये मामला दो, ये कौन कह रहा है? जनता कह रही है। क्या जनता की बात सुनेगी सरकार? नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी।
अगर सुनती ना तो अब तक ये देश बहुत आगे पहुंच जाता। उसके पीछे कारण है ना, नहीं सुनती सरकारें। अपन बात करते हैं नेशनल लेवल के पेपर की, कहीं ना कहीं अपने राजस्थान के पेपर भी नहीं रहते, लीक हो जाते हैं। एसआई का पेपर भी लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं साल में जितने पेपर होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो लीक हो जाते हैं, फिर उनके री एग्जाम होते हैं। और एक नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में बच्चों का बयान आता है कि मेरा पेपर यदि कोटा है, मेरा पेपर कहीं और है, मैं वहां जाके रहा हूं। अब एनटीए ने ये बोला था ना कि हम वापिस पैसे नहीं लेंगे आपका, उसी जो पहले पैसे दिए आपने फॉर्म के लिए, उसी पैसे में दोबारा फॉर्म भरवाएंगे। तो बच्चे गए हैं, रहने का खर्चा वो कौन देगा? फिर वो कोई नहीं देगा ना, क्यों देंगे? और बकायदा जो पेपर कराने के अंदर जो खर्चा आता है वो क्या है? वो टैक्स लगता है, पूरा जनता का टैक्स है, वो जनता का पैसा है पूरा का पूरा। क्या फर्क पड़ेगा सरकार को, मुझे तुम ये बताओ। और पेपर लीक में मैं जनता को भी दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि पेपर खरीदने वाले कौन है? जनता है। क्या बच्चे के पास में 20 लाख रुपए है क्या कि वो पेपर खरीदेगा? बच्चे के माँ बाप के पास में है वो 20 लाख रुपए कि ले बेटा 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, तू लिया पेपर और लग जा नौकरी, पास कर ले तू। तो कहीं ना कहीं जनता की भी तो गलती है ना भाई। देश को महान बनाने में सरकार का महत्व कम होता है, देश को महान बनाने में नागरिकों का महत्व ज्यादा होता है। ये जनता बाद में ही बोलती है कि पेपर लीक हो गया, जब इलेक्शन का टाइम आता है यही पैसे ले लेते हैं और वो एक ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो नेता कहीं ना कहीं काम भी नहीं करेगा, वही नेता आगे जाके पेपर लीक करवा देता है। तो फिर ये दोनों जगह से भुगत रहे हैं ना, काम भी अच्छा नहीं हो रहा, पेपर भी लीक हो जा रहे, फिर बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दोनों जगह भी गलत है, भुगत दोनों जगह से रहे। मैं कहता हूँ गड़बड़ी सिस्टम में होती है, जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो पेपर लीक होते हैं। जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है तब जाके कहीं ना कहीं हमारा समाज और समाज के बच्चे वो दुखी होते हैं। अभी तुमने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि आरपीसी के पूर्व सदस्य वो पेपर लीक कर रहे हैं। बिल्कुल, आरपीसी का खुद पूर्व सदस्य पेपर बेच रहा है। तो फिर तो और मैं गारंटी ले रहा हूं, अब अगर उसको जेल हो जाएगी ना, देखना 2 साल बाद वापिस छूट के आएगा और वापिस पेपर बेचेगा। मैं तो कहता हूं 2 साल भी नहीं लगेंगे उसको। अगर कोई चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि हर पार्टी के नेता अपराधी होते हैं, कोई भी पार्टी साफ सुथरी नहीं होती, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं आज के टाइम में। अगर किसी पार्टी का नेता पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है तो उस नेता को फॉर्मेलिटी के लिए जेल भेजा जाएगा, वो 3-4 दिन बाद वापिस आएगा, वापिस अपने काम में लग जाएगा, ऑफिस वर्क की तरफ फिर लीक करेगा पेपर। एक राहुल गांधी का बयान भी था, तो उन्होंने बोला कि जितने पेपर हुए हैं 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनका भविष्य सरकार डिसाइड करती है, उससे जो रेवेन्यू बनता है वो सरकार रख लेती है, बाकी स्टूडेंट को री एग्जाम कितने दे देगा? कब तक रीस्टार्ट करेगा विद्यार्थी? नहीं कर सकता। कब तक रिस्टार्ट करेगा? मैं तो कहता हूं एक नेता एक चुनाव हार जाता है, उसको 5 साल का वेट करना पड़ता है। वो वापस लड़ने से पहले सोचता है कि मेरे पास फंडिंग कहां से आएगी, मैं कहां से लाऊंगा, कहां से चीजें करूंगा। और तुम विद्यार्थियों को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहे हो। और राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं, अपने कम से कम 70 पेपर लीक हुए हैं। और अब तक जो 70 पेपर लीक हुए हैं, उन 70 पेपरों को लीक करने वाले जो लोग हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से घूमते हैं। जब वो खुलेआम कोर्ट छोड़ रहे हैं, उनको सरकार छोड़ रही है, उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार हम खुले घूम रहे हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी, हम तो फिर पेपर लीक कर देंगे। मेरा ताऊ आईपीएस बेटा है, मेरे को ले आएगा छुड़ा के, मेरा पापा आईएएस है, मेरे को ले आएगा छुड़ा के। तुम देखो कभी कोई विधायक का बेटा गुंडागर्दी करता रहता है, क्यों करता है गुंडागर्दी? उसको पता है मेरा बाप एमएलए, छुड़ा के ले आएगा मेरा पापा मेरे को। क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कोई ज्यादा क्या कर लेगा? एक दिन रहूंगा बस। क्यों है? तो यही तो कारण है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे, साइकिल से जा रहा था। क्या हमारे प्रधानमंत्री साइकिल से चलेंगे? नहीं जा सकते। कोरोना के अंदर उस देश के पीएम का, राष्ट्रपति का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कोरोना के टाइम पे जनता के बीच में लाइन में खड़ा होकर वैक्सीन ले रहा था। क्या हमारे पीएम जनता के बीच में खड़े होकर वैक्सीन लेंगे? नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अलग है। ये नीट का पेपर लीक हुआ, उनके बाद में हमें कोटा में बहुत सारे ऐसे दिखे हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मोटा कारण तो यही रहता है। करेंगे सुसाइड, क्यों नहीं करेंगे? जब पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चा 1 महीने के 15,000 रुपए खर्च करता है। मैं कहता हूं 5 साल तक वो 10 लाख रुपए खर्च करके तैयारी करता है, उसके बाद उसको मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया। वो क्या सोचता है, यार मेरे पापा ने कर्जा लेके मेरे को यहाँ भेजा था, मेरे पापा मम्मी मेहनत कर करके मेरे को कोचिंग करवा रहे हैं, मैंने बहुत तगड़ी मेहनत की थी, मैं 18 घंटे पढ़ता था। उसके बाद जब मेरे को मालूम पेपर लीक हो गया, बच्चा क्या सोचेगा? मर जाऊं मैं तो, कर लूं सुसाइड। कोई ऑप्शन ही नहीं रहता उसके पास ऑप्शन। और फिर आज की पीढ़ी का दिल बहुत कमजोर है, अंदर से टूट जाता है ना। आज की पीढ़ी वो सहनशील नहीं है, नहीं सहन, वो सही नहीं सकती। उसने दुख देखे ही नहीं है, दुखों का सामना ही नहीं किया उसने। कहां से वो
पेपर लीक के मामले के दुख को सहन करेगी भाई? पहले के लोग चलो मानते कि हमारे दादा परदादाओं ने बहुत संघर्ष देखा था, वो बड़े बड़े दुखों का सामना बचपन में ही कर लिया करते थे, तो उनको जब बाद में जवानी के अंदर दुख आते उनके लिए छोटे मोटे होते थे। आज की जनता के लिए कोई दुख ही नहीं है। वो एक लूडो के गेम में हार जाता है तो मरने को तैयार हो जाता है वो, यहाँ तो पेपर लीक का मामला है। 2017-21 ये जो पेपर लीक के मामले हुए उनमें जो अपराधी पकड़े गए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो जनता का तो छोड़ो, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो कैपेबल हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, कहीं ना कहीं वो तो सरकार से ही चाहेंगे ना कि हमारे साथ सही चीजें हो, हमारे साथ न्याय हो। सो सरकार न्याय कर भी नहीं रही उन बच्चों के साथ। क्यों नहीं चाहेंगे? सरकार से तो चाहेंगे। बिल्कुल। आज मैं रोड पे चल रहा हूँ तो मैं उम्मीद सरकार से तो कर रहा हूँ ना कि कोई मेरे को बाटा मार के माथा ना फोड़ दे, क्योंकि कानून ने पुलिस तैनात कर रखी है। अगर कोई मेरे को चोट पहुंचाएगा तो पुलिस उसको थाने में लेके जाएगी पकड़ के। तो विद्यार्थी तो भरोसा सरकार पे करेगी। अब जब सरकार ही बेवफा निकल रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? जब सरकार बेवफा निकल रही है तो विद्यार्थी टूट जाता है ना अंदर से। सिस्टम में गड़बड़ी है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अगर पेपर लीक को रोकना है तो मैं तो कहता हूं अब जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसका पूरा मामला सीबीआई को ना देके सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाए और कहा जाए कि तुम जांच करोगे, और हर चीज जनता के सामने आनी चाहिए। आज गांव के अंदर सरपंच अगर कोई नए चुनाव में जीत के आता है कोई बंदा, मैं कहता हूं बजट आता होगा 5 से 10 करोड़ का। क्या विकास होता है क्या गांव में 5 से 10 करोड़ का? ये विकास कागज पे दिखता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता। कहीं ना कहीं सरपंच की नई गाड़ी आ जाती है, घर बना लेता है, स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं। क्यों नहीं घूमेंगे? गांव की सारी रोड टूटी फूटी रहेंगी पर कहीं ना कहीं खुद के घर जाने वाली रोड सही चकाचक बनेगी। भाई मेरे को याद आता है कि मेरे गांव का एक रोड है, मैं 9th क्लास से उस रोड को देख रहा हूँ कि अब तक वो रोड नहीं बना। गांव के लोग जाते हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं सरपंच और एमएलए के घर, उनको ये बोल के भेज दिया जाता है कि आज साहब दूसरी मीटिंग के अंदर है, आज साहब दूसरी मीटिंग के अंदर है। जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले जब वो आते हैं तो जनता तो उनको ये नहीं बोलती कि मेरी खेत की लावणी सूखी पड़ी है। वो लावणी छोड़ के लोग नेताओं से मिलने आते हैं, उनको हाथ जोड़ के मान सम्मान करते हैं। गांव के डोकरे बकायदा जोड़ी खोल के, चप्पल खोल के 100 मीटर दूर चल के हाथ जोड़ के जाते हैं कि साहब ये काम कर दो। पैरों में गिरते हुए लोग देखे, पैरों में गिरते हुए लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद होती है उनको नेताओं से, उम्मीद है उनको सरकार से, उम्मीद है उनको सिस्टम से कि ये हमारा विकास करेंगे, ये पेपर लीक नहीं करेंगे, ये विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे, ये देश का विकास करेंगे, शिक्षा के हित में काम करेंगे। जब ये मामले सामने आ रहे थे कि सरकार ही बेवफा निकल रही है, गड़बड़ी सिस्टम की है। चलो मानते हैं कि एक कोई बेरोजगार व्यक्ति है, उसने पेपर लीक करवाया, तो जनता कहती है कि कोई बात नहीं यार, कहीं ना कहीं कर दिया होगा। लेकिन जब सामने नेता आते हैं, जब सामने आरपीसी का पूर्व सदस्य पेपर बेच रहा है, तो जनता का दिल कितना टूटता होगा। तो फिर क्यों सुसाइड नहीं होंगे बच्चे? क्यों कोटा के अंदर नीट के बच्चे नहीं करेंगे? ये नीट 2026 वाला पेपर हुआ, उससे पहले 140 क्वेश्चन आ चुके थे पहले। कहीं ना कहीं 140 क्वेश्चन हर बच्चे के पास आ रहे हैं, वो टेलीग्राम पे बिक रहे हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार और ये कानून क्या कर रहा था? जब क्वेश्चन पहले ही मिल रहे हैं उन्हें पता नहीं था कि ये चीजें बाहर आ रही है। आपने देखा होगा पेपर कब रद्द हुआ था? पेपर रद्द हुआ था जब सरकार को ये पता लगा कि टेलीग्राम पे पहुंच चुका है पेपर, व्हाट्सएप पे पहुंच चुका है पेपर, लोगों के पास में 150 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। उसके 2-3 दिन बाद पेपर रद्द हुआ है, वरना पेपर तो उसी दिन हो जाना था ना रद्द। पेपर होने के बाद ही पता लग गया था कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बावजूद 1 या 2 दिन का समय लगा पेपर को रद्द होने में। और वो भी कोई सरकार ने पता नहीं लगवाया था, स्टूडेंट ने खुद बताया था कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, इस पे ध्यान दो। हाँ, पहुंचाया था बकायदा, विद्यार्थियों ने सूचना पहुंचाई थी। अगर विद्यार्थी सूचना नहीं पहुंचाते तो क्या पता नीट का रिजल्ट भी आ जाता, मालूम भी नहीं होता। तो ये गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं। एक खान सर का बयान देखने को मिलता है कि जो जो पेपर लीक वाले मामले में हैं, उनको जो मतलब नीट का पेपर करवा रहे थे उनको बिठाओ, उनके फोन ले लो, और जो जो दोषी पाया जाए उससे सीधी गोली मार दो। मैं तो कहता हूं फांसी दे दो। अगर कोई कोचिंग वाला भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, उसको फांसी के लटका दो, गोली मार दो, उसका एनकाउंटर कर दो उसका, क्योंकि वो अपराध नहीं, वो पाप कर रहा है बहुत बड़ा। लेकिन करती नहीं है ना सरकार। भाई एक बार किसी व्यक्ति ने पेपर लीक किया, आपका चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आम आदमी हो, उसको तुम एनकाउंटर कर दो, उसको इतनी बड़ी सजा दे दो कि सामने वाला आदमी पेपर लीक करने से पहले 100 बार कांपेंगे उसके हाथ पैर। लेकिन सरकार यहां क्या करती, पेपर लीक होने के बाद में 2 दिन जेल रखती है और तीसरे दिन छोड़ देती है। तो उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं बड़ा काम करूंगा, अपराध और बड़ा करूंगा। खान सर ने एक और बात बोली थी, थोड़ी फनी भी है। हाँ।
तो उन्होंने बोला था कि आजकल छोटे बच्चे के डायपर लीक नहीं होते, पर नहीं इनका होते। पेपर लीक हो जाता है। देख लो तुम, खान सर ने सही बात बोली। और क्यों नहीं भाई, खान सर बहुत बड़े शिक्षक है, बहुत महान और विद्वान शिक्षक है ना। जब भी विद्यार्थियों को समस्या आती तो खान सर तुम्हें खड़े मिलते, रोड पे खड़े होते। बिहार के शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि देश के विद्यार्थियों के लिए खान सर एक भगवान की तरह है ना। तो भाई विद्यार्थी उसी शिक्षक को पूजेंगे जो उनके समस्या के अंदर काम आएगा। जब बीपीएससी हुई थी, बीपीएससी का लीक हुआ था पेपर, तो खान सर सारे विद्यार्थियों के साथ में रोड पे आ गए थे, बेहोश हो गए थे सर, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो ये खान सर की क्वालिटी है ना। तो जब एक नया स्टूडेंट अब तैयारी करने की सोच भी रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच ही मर जाती है अंदर। यदि घर वाले भी बोल रहे हैं, घर वालों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि जब पेपर लीक जैसी चीजें हो रही है तो उसकी बच्चे की भी सुन ले, वो बच्चा क्या करना चाह रहा है। मैं आपको एक बहुत शानदार वो सुनाता हूँ एक किस्सा। मैं कल एक मतलब यूं वॉक कर रहा था शाम को 9 बजे के समथिंग, तो अपने रोड पे कपड़ों की स्टॉल लगी होती है, तो स्टॉल के ऊपर एक 15 साल का लड़का बेच रहा था, अपने व्यापार कर रहा था वहां पे। तो मैंने उसके पास जाके पूछा कि भाई क्या नाम है तेरा, तो उसने बताया मेरा नाम ये है। मैंने पूछा तूने पढ़ाई क्यों नहीं करा, छोड़ दी क्या पढ़ाई? बोला पेपर लीक हो रहा है, क्या करूंगा मैं पढ़ के। मैंने कहा तेरी, इसको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो वो तो पता है, आजकल हर इंस्टाग्राम चलाता है, हर यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, सामने आ जाती है लीक हो रहे हैं पेपर। लेकिन ये देखो कि विद्यार्थी 80% नहीं, मैं मान के चलता हूं कि 50% विद्यार्थी ये सोच के तैयारी छोड़ देते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी सोच भी रखता है ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। पेपर लीक जैसी चीजें कहीं ना कहीं उनके विचारों को दबा देती है। फिर वो विद्यार्थी बोल रहा है कि जब सरकार ही ऐसी हरकतें कर रही है तो मैं ही कर लूं ना कुछ। सरकार के अंदर एथिकल वैल्यूज की कमी है। सरकार, मोदी जी आके भाषण देते हैं कि विद्यार्थियों में नैतिक गुण होने चाहिए, और अगर कोई अपराधी मिलता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और देखते हैं कि अपराध कैसे खत्म नहीं होता, हम करेंगे अपराध खत्म। क्या मोदी सरकार यह आदेश नहीं दे सकती कि जो भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया उसको फांसी दे दो? कहीं ना कहीं ये मानते हो कि कहीं ना कहीं सरकार का हाथ रहता है इन चीजों में, तभी तो ये चीजें आगे बढ़ती। गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूं किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सबका हाथ रहता है, और जनता की भी गलती है। तुम ऐसे नागरिकों को चुनो ना जो तुम्हारा देश का विकास कराएंगे। तुम ऐसे सरपंच चुनो, तुम ऐसे एमएलए चुनो, तुम ऐसे मंत्री चुनो, तुम ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनो जो तुम्हारा विकास कराए। तुम ऐसे क्यों चुनते हो जो तुम्हारे खिलाफ जाए, जो तुम्हारा आदेश स्वीकार ना करे, जो तुम्हारे विद्यार्थियों के खिलाफ काम करे? एक बहुत माने हुए जज है, उनका मैं ऐसे ही कल बैठा बैठा फोन देख रहा था। हाँ। तो उनका एक बयान आया था मेरे आगे कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा, सिर्फ दिखावटी चीजें दिखा रहा है, बस और कुछ है ही नहीं। देखो ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी विचार उन्होंने कहा कि नहीं, ये विचार मेरा नहीं है। नहीं आपका नहीं है, वो ये उनका है। ये आप उनका विचार मुझे बता रहे हो कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटा देना चाहिए, वो कोई भी काम नहीं कर रहे, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी विचारधारा उनके खिलाफ हो, लेकिन मैं पूर्णतः मोदी जी के विपक्ष में नहीं जाके नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे भी काम किए हैं, बुरे काम भी किए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, क्या पता मोदी सरकार ने ये कह रखा हो कि भाई साहब पेपर लीक के अपराधियों को तुम सजा दे दो। दैट सपोज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मोदी जी ने फंड निकाल दिया कि हर गांव के लिए 10-10 करोड़ पंचायत को दे दो। अब 10 करोड़ तो मोदी सरकार ने बेच दिए पंचायत के विकास के लिए, लेकिन खा कौन जाएगा? बीच में सरपंच खा जाएगा ना, जनता तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया। बहुत सीढ़ियों से गुजरता है फंड बहुत सीढ़ियों से गुजरता है। या कि फंड नहीं, आप जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सीधे नहीं पहुंचते जनता तक। आधे काम तो ये होते हैं, 90% सरकार की योजनाएं, सरकार के काम, सरकार के कागज, वो सारे काम धरातल पे दिखते हैं। जैसे कि ये भर्ती लीक हो गई, हाँ। इसके पेपर लीक हो गए, तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आते आते बच्चा दोबारा डॉक्टर बन जाता है, बन जाएगा। मैंने क्या कहा अभी, अगर सीबीआई को ये सिस्टम दिया गया है कि इस पेपर लीक का मामला सीबीआई सुलझ जाएगी, तो मैं कहता हूं सीबीआई को सुलझाने के अंदर 5 साल लग जाएंगे, तब तक एक बच्चे की एमबीबीएस पूरी हो जाती है। तो तुम दो ना अपने सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो सुलझाएंगे इस मामले को। पर जनता की मांग सुने तब है ना, जनता की मांग नहीं सुनते लोग। क्यों सुनेंगे मांग? सरकार के अंदर जब कोई व्यक्ति बैठा है, वो अपने आप में बादशाह है, खुद को राजा समझ के बैठा है कि मैं यूं अब इस मुगल बादशाह का पूरा।
कहीं ना कहीं समाज में ये भी होता है कि गरीब को कोई बोलने नहीं देते, मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को कोई मतलब भी नहीं है चीजों से, और अमीर खुद बोलता भी नहीं, उसे कोई परवाह भी नहीं है, तो समाज को फर्क ही नहीं पड़ता। भाई एक गरीब व्यक्ति है, उसको 2 टाइम की दाल रोटी मिल रही है, वो यही उम्मीद करता है कि मेरे को दाल रोटी मिल जाए। अगर वो सड़क पे आकर सरकार के खिलाफ काम करता है, आंदोलन करता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल क्या, उसकी मजदूरी रहती है कि प्रतिदिन जितना कमाता उससे दाल रोटी आती है। अपराधियों को जेल नहीं होगी सर, जेल उसको हो जाएगी। जेल उनको होगी जो अपराध कर रहा है। अपराध के विरोध में जो खड़ा है उसको जेल भेज दिया जाता, वो बाहर भी नहीं आए। भाई दैट सपोज कि अपने गांव के अंदर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, उसको जेल हो गई, वो कैसे ना कैसे पैसे दे के छूट के आ जाएगा। उस चोरी का विरोध करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको जेल होगी। उसको कहीं ना कहीं कोई मामले में फंसा के जेल में उसको जेल भेज दिया जाएगा। वो अच्छा इंसान है, सबके साथ अरे बड़ा भला आदमी है, सज्जन आदमी है, उसको भेज दिया जाएगा। उसकी इमेज एक दावा चेंज कर देता है। कलयुग में मैंने कर दिया कि हाँ नहीं है। कलयुग में सर ईमानदार लोगों की वैल्यू नहीं है, सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं, उसी तरह ईमानदार लोगों को जल्दी निपटा दिया जाता है। सिस्टम में, देश में, समाज में पचते नहीं है ईमानदार लोग सरकार को, उनके पेट में वो पच नहीं पाते अच्छे लोग, ईमानदार लोग। सरकार में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति सुधार करना भी चाहता है तो उसको 10 लोग मिलके पॉलिटिक्स करके बाहर फेंक देते हैं। ये है हमारी व्यवस्था। समाज का बहुत बुरा हाल रखा, और बहुत बुरे हाल के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अपन ही है, अपन कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने आपको क्या बोला अभी? मैंने कहा कि सरकार देश को महान नहीं बनाती, देश को महान बनाने में नागरिक महान होने आवश्यक है। बिल्कुल। आज सड़क पे अगर कचरा पड़ा है तो तुमको कंप्लेन करने में 2 दिन लग जाएंगे, 10 दिन बाद उसको साफ करने वाले आएंगे। अगर नागरिक चाहे तो उस कचरे को उठा के फेंक के रोड ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो मैंने क्या कहा, देश महान बनाने में नागरिकों को जितना महत्व होता है, सरकार का कम महत्व होता है, नागरिकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार नहीं रोक रही तो जनता रोको। जनता सौगन खा लेना कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जनता सौगन खा लेना कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो 2000 लोग, या फिर मैं कहता हूं 1000 लोग पकड़ के मार दे उसको। कि सरकार 1000 लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेगी? नहीं। 1000 लोगों को जेल भेजेगी? संगठन में शक्ति होती है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ सकता है? सर मेरा एक सवाल रहेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, हाँ, शहर आते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल, तो वो अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो इस पे अपने स्टूडेंट्स किन किन चीजों का ध्यान रखें और उनके परिवार वाले क्या चीजों का ध्यान रखें? देखो, स्टूडेंट इस बात पे फोकस करके अपने भटकाव को दूर कर सकता है कि भाई उसके माँ बाप उसको पैसे भेज रहे हैं मंथली 10,000, वो ये सोचता है कि 10,000 मेरे को ऐश करने के दे रहे हैं, तो बच्चा भटकता है। अगर बच्चा ये सोचे कि मेरे को 10,000 8 घंटे पढ़ाई करनी है, इसके मिल रहे हैं, कि भाई मैं नौकरी लगने के बाद 8 घंटे जॉब करूंगा, ये भी मेरी जॉब ही चल रही है 8 घंटे, ये मेरी 8 घंटे की मजदूरी है, मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, तब जाके मेरे को 30 दिन के पैसे आएंगे 10,000, तो भटकाव से बच सकता है। अगर वो सोचे कि मेरे को 10,000 रुपए आ रहे हैं, मैं बढ़िया गेम खेलूंगा, गेमिंग में 10,000 में से 2,000 लगाऊंगा, वहां से मेरे को 20,000 आएंगे। धीरे धीरे उसको गेमिंग की लत लगती है, उठपटांग काम करने लग जाता है, उठपटांग काम करता है, एडिक्शन हो जाता है और बर्बादी की ओर बढ़ने लग जाता है। अब इस पे मुख्य काम है माँ बाप का। अगर माँ बाप चाहे तो उसको मेंटेन कर सकता है। पूछो कैसे मेंटेन कर सकता है? वो मेंटेन ऐसे कर सकता है कि बच्चा जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहा है, उस कोचिंग के डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट उसके पास होने चाहिए, और वो बच्चा जिस लाइब्रेरी में जा रहा है उस लाइब्रेरी के ओनर के नंबर उसके पास होने चाहिए। कोचिंग में कैमरे होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर कैमरे होते हैं। अगर तुम्हारा बेटा या बेटी लाइब्रेरी और कोचिंग जा रहे हैं तो तुम हर हफ्ते में 2 बार तो तुम ले सकते हो ना रिपोर्ट तुम्हारे बेटे की, क्या कि आजकल क्या रिपोर्ट चल रही है। अगर भाई बेटे को तो नहीं पता ना कि मेरे पापा लाइब्रेरी वाले के कॉन्टेक्ट में भी है और कोचिंग वाले के कॉन्टेक्ट में भी है। आज की सबसे बड़ी कमी है कि माँ बाप ने आजकल के बच्चों को खुला छोड़ रखा है, तो बच्चे भी आजकल माँ बाप ने जब खुला छोड़ रखा है खुले काम करते, बात ही नहीं करते माँ बाप से, बात ही नहीं करते, माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते। नहीं, मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे कि बच्चों के पास में मैंने कई ऐसे लड़के देखे हैं जो जिनका माता का पिता का कॉल आते हैं तो वो एक बार साइलेंट करके दूर रख देते हैं। क्या है कि आता है, हमेशा आता है। तो फिर यदि एक बच्चा प्रॉपर हमेशा माँ बाप से बात करे, रात को बात कर लिया, सुबह उठने के बाद मम्मी मैं उठ गया, पापा मैं उठ गया, मैं अभी कोचिंग जाऊंगा, पढ़ूंगा, आज मैंने ये पढ़ा, यदि बच्चा खुद से ही अपडेट देने लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर रहता है कि हमेशा मैं बात करता हूँ, आज नहीं करूंगा। तो इस पे माँ बाप की डील है,
जब माँ बाप विद्यार्थी को ढीला छोड़ देता है, मेरे कहने का मतलब आप समझे कैसे ढीला छोड़, फ्री छोड़ दिया उसे, माँ बाप ने काम जाने हम पैसे दे देंगे, माँ बाप ने बच्चों को फ्री छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ अगर वो उल्टे काम कर रहा है, फोन पे बात नहीं कर रहा, फोन काट रहा है, तुम्हें अच्छे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तुम उसको अगले महीने खर्चा मत दो, घर ले आओ पकड़ के, घर मत लाओ उसको, अगले महीने खर्चा मत दो, 3-4 दिन तक उसको करो तुम परेशान। फिर तो बच्चा ये सोचेगा कि यार मेरे को पापा से डेली बात भी करनी है, मेरे को डेली लाइब्रेरी जाना है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, खर्चा। तो इससे तो एक चीज भी बिगड़ सकती है कि बच्चे के पास पैसा नहीं आ रहा है तो उठपटांग काम भी कर सकता है, कहीं ना कहीं से तो वो अपना निकालेगा ना रेवेन्यू। हाँ, वो खर्चा निकालेगा, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत ही कम केस देखने को मिलता है। आजकल ऊटपटांग कामों में वही लगा है जिनकी एज कम है, कम एज के अंदर उनके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, रूम का खर्चा 10,000 का है पूरा का पूरा विद्यार्थी का, अगर उसको उसके घर वाले 15,000 बेच रहे हैं तो बच्चा भटकेगा। मैं कहता हूं खर्चा 10 का है ना, तो 8 भेजो तुम उसको, ताकि वो 8 के अंदर कैसे ना कैसे मैनेज कर लेगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका मैं एक बार पॉडकास्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने मेरे बेटे को बाहर भेजा विदेश में पढ़ने के लिए, और मैंने कहा कि तू बिजनेस भी कर, तू पढ़ाई भी कर, लेकिन मेरा कहीं नाम मत लेना, और मेरा नाम लिए बिना तो एक आम आदमी की तरह अलग से कंपनी खड़ी करना, खुद के दम पे कुछ पढ़ना। तो वो माँ बाप का होता है मेंटेनेंस। अगर वही पिता अपने बेटे को कहता है कि तू कहीं भी चल जा, मेरा नाम ले लेना, तो क्या वो इतना बड़ा आदमी बन पाता? तू मेरा कार्ड लेके चल जा, तो नहीं होता, वो नहीं बन पाता ना वो। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का मेंटेनेंस होता है इस बात पे। स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि मैं 8 घंटे मजदूरी कर रहा हूँ, उसके मेरे को मिल रहे हैं पैसे, और माँ बाप को लाइब्रेरी की रिपोर्ट लेनी चाहिए, कोचिंग की रिपोर्ट लेनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा भटक रहा है तो। वरना आजादी दो विद्यार्थी को, विद्यार्थी स्वतंत्र रहेगा तो और अच्छा बढ़ेगा आगे। जब विद्यार्थी उल्टे काम कर रहा है तो फिर माँ बाप को डील नहीं छोड़नी चाहिए, माँ बाप को उस पर एकदम यूं कवर करके रखना चाहिए। हाँ, तो एक ये भी सवाल रहता है कि आजकल का जो युवा है वो अपना आइडल किसको मानता है? गंदे लोगों को, गैंगस्टरों को, सबकी मैं नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं कि भाई आज गांव के अंदर कोई चोरी करके गया, किसी ने रैप किया, किसी ने किसी को मर्डर किया, किसी ने चोरी करी, वो 1 महीने के लिए जेल जाके आया, और पूरे गांव वाले स्टोरी लगाते हैं छोरी की, ये देख मेरा भाई जेल चला गया, बकायदा 3 पुलिस वाले साथ में लेके जा रहे हैं। जब तुम्हारा भाई जेल से छूट के आता है तो सारे गांव के लौंडे स्टोरी लगाते हैं कि हमारा भाई जेल से आ गया। मिलियन में व्यूज, हमारे व्यूज तो छोड़ो, तुम गांव के लोग उनको आदर्श मान रहे हैं, शहर में पढ़ने वाले बच्चे उनकी स्टोरी लगा रहे हैं खटोला जेल के भीतर। आजकल का युवा शहरों में आता है, पढ़ाई के अलावा प्रेम प्रसंग में भी बढ़ जाता है, तो इसके बारे में सबसे बड़ा कारण यही है। मैं तो कहता हूं अगर 80% विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, तुम एक आईएएस का इंटरव्यू देखोगे, वो कहेगा कि मेरे को आईएएस बनाने में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान था। तुम कई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे संघर्ष के अंदर मेरी प्रेमिका मेरे साथ में थी, तब जाके आज मैं इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचा। और तुम कई केसेस जैसे देखोगे सुबह सुबह अखबार के अंदर की गर्लफ्रेंड के चक्कर में किया विद्यार्थी ने सुसाइड, प्रेम के चक्कर में की लड़की ने आत्महत्या। तो कहीं ना कहीं प्रेम विद्यार्थी को आबाद भी कर सकता है और प्रेम विद्यार्थी को बर्बाद भी कर सकता है। अब प्रेम का मतलब ये है कि भाई तुम एक तो 8 घंटे बात कर रहे हो, और एक विद्यार्थी जो सिर्फ गर्लफ्रेंड से 1 घंटे बात कर रहा है, उसमें भी वो अपना सिलेबस रिवाइज कर रहा है कि तूने आज क्या पढ़ा। वो कहेगी मैंने करंट के अंदर आज परिसीमन पढ़ा, तो बता मेरे को डेफिनेशन बता पूरी की पूरी। तो ये तो हो गया एक अच्छा प्रेम जिसमें विद्यार्थी आबाद होता है, सफल होता है। और एक प्रेम होता है जो कि अपने पूरे टारगेट छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ऊट पटांग काम करके 8-8 घंटे बातें करता है, फालतू के घूमता है, खर्चे करता है, पैसे उड़ाता है, पैसे बर्बाद करता है, मतलब कि कोई उद्देश्य ही नहीं है उसका, टारगेट लेस है वो पूरा का पूरा, तो वो प्रेम बर्बाद करता है। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं समाज में, जो लड़का भी अच्छी जॉब, अच्छी सरकारी नौकरी करता है, लड़की भी अच्छी सरकारी नौकरी करती है, और दोनों बहुत पहले से इन चीजों में थे, फिर भी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए। तो वो आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया था कि आबाद भी कर सकते, तो आबाद का कारण तो ये रहता है, तो बर्बाद का तो फिर बाकी वाला रहता ही है, वो बाकी वाला रहता ही है। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रेम के एकदम समर्थन में हूं, मैं प्रेम के एकदम समर्थन में हूं, क्योंकि भाई साहब श्री कृष्ण राधा जी की धरती है, यहाँ प्रेम को मानना है। हमारी धरती के पूर्वजों का जब तुम इतिहास उठा के देखोगे तो पूर्वजों ने प्रेम को एक्सेप्ट किया है यार।
ये आजकल की जनता मान सकता हूं कि ये अगर तुम्हारी जाति अलग है तो हम तुम्हारा प्रेम विवाह नहीं करेंगे, अगर तुम सेम जाति में हो और तब तुम लव कर रहे हो तो तुम्हारे प्रेम विवाह के चांस तब बढ़ेंगे। मैं कहता हूं करो ना तुम एक्सेप्ट। एक तो वो बच्चा है जिसने आज तक उस लड़की को नहीं देखा जिससे उसकी शादी होने वाली है, क्या वो लड़का और वो लड़की एकदम से कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे अपनी शादी के बाद में? और एक वो लड़का जो 10 साल से किसी अपनी प्रेमिका को जानता है, उसने उसकी प्रेमिका ने संघर्ष में उसका साथ दिया है, उस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के संघर्ष में साथ दिया है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो शादी के बाद में वो बहुत अच्छे से रह पाएंगे ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी ना, तलाक के केसेस कम होंगे ना, तो प्रेम विवाह तो अच्छा है ना। हमने अब एक मूवी भी देखी है 12th फेल। हाँ 12th फेल देखी, बकायदा मनोज की। हाँ, तो जो मनोज जी हैं अपनी परिवार की स्थिति के कारण वहां जाते हैं, बीच में छोड़ भी देते हैं, पर ना कहीं वो लड़की बोलती है कि हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो लड़की भी फिर नौकरी लगती है, वो भी नौकरी लगती है, घर परिवार का सारा कुछ जो चीजें थी वो सुधर जाती है। 12th फेल जैसे एग्जाम्पल बहुत हैं। वो एक अलग बात है कि 12th फेल को एक किताब के रूप में पहले उतारा और फिर बाद में एक मूवी के रूप में लोगों के सामने आई, तो समाज को बहुत अच्छा भी लगा था, वो मूवी बहुत वायरल भी हुई थी और लोगों ने अपना आइडल भी माना था। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल सामने आ पाते हैं, कुछ एग्जाम्पल सामने नहीं आ पाते। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल के माँ बाप को प्रेम एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लड़का और लड़की दोनों सही रास्ते पे हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों 5 या 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो प्रेम विवाह को स्वीकार किया जाना चाहिए। जाति के 2 फायदे तुम मेरे को बता दो, मैं अभी मन छोड़ के चल जाऊंगा। जाति के कोई 2 फायदे नहीं। सर क्या जातिवाद विकास को रोकता है? जातिवाद विकास को बिल्कुल रोकता है। इसके पीछे 2 कारण। एक ऑफिस के अंदर 4 कर्मचारी काम के लिए आ रहे हैं, तो एक ऑफिस के अंदर जो एचआर बैठी हुई है वो प्रतिभावान व्यक्ति को छोड़कर उसको लेगी जो मेरी जाति का है। और दूसरा कारण, जिस जाति के लोग गांव में ज्यादा हैं तो गांव के लोग उसी व्यक्ति को अपना नेता बनाएंगे जो उनकी जाति का है। एक तो विकास के अंदर आएगा जातिवाद, तो जहां जातिवाद ज्यादा होता है ना वहां पे विकास एकदम पतन की ओर जाता है, वहां के लोग विकास में जाते हैं पतन की ओर, वहां के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में पतन देखने को मिलता है। अगर कोई नेता, एक ही जाति का नेता बार बार भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसे खा रहा है, लूटपाट मचा रखी है, बेईमानी मचा रखी है, तो भी पता है वहां की जाति के लोग ये पूछते हैं कि हमारा ही तो आदमी है, खाने दो ना क्या खा रहा है। और अगर दूसरी जाति का व्यक्ति ईमानदार है, विकास भी करा सकता है, अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम भी कर सकता है, फिर भी वहां के लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे। इसके पीछे कारण है कि हमारी जाति का व्यक्ति नहीं है। तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। ज्योतिराव फूले ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कितने प्रयास किए थे जातिवाद को खत्म करने के, लेकिन आज भी जातिवाद खत्म नहीं हो रहा सर। चाहे पॉलिटिक्स में देख लो, चाहे एजुकेशन में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे स्पोर्ट्स में देख लो, हर सेक्टर में जातिवाद है। और ये जातिवाद ये जो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जिस दिन जातिवाद खत्म हो गया ना सर, मैं गारंटी देता हूं देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। चाहे एजुकेशन सेक्टर में ले लो, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, हर सेक्टर में होगा। धन्यवाद सर। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को भी अच्छा लगा कि आपने बुलाया और समाज के इन बिंदुओं पर चर्चा करी हमने। समाज के सारे लोग सुनेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल मेरे अनुसार अपना हेल्दी डिस्कशन रहा है। बहुत अच्छा। और लोगों को कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत नई बातों के बारे में डिस्कशन किया है। बहुत चीजें ऐसी थी जो पता भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।